friends, and welcome to Sleepy Classes in your few minute series for polity and governance. अब आज का जो मुद्दा है एक बहुत ही important issue है. Now, as you all know, elections happen to be the life, breath, the spirit, the soul of any democracy. And free and fair elections का conduct करवाना इसकी एक foundation बन जाती है. राइट सो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, वैसे वैसे ही ये जो इलेक्शंस करवाने का प्रोसेस है वो भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है. एंड इसी चीज़ के साथ डील करने के लिए a number of electoral reforms are suggested by numerous committees and commissions at various points in the Indian democracy, and a number of these have also been inculcated to ensure that the spirit of democracy, that is free and fair elections, अच्छे से conduct कराए जा सके. Now, the important issue at hand right now is the very important 2021 amendment to the election laws. Right? अब यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाती हैं कुछ important चीज़ें जो कि दोनों ही prelims के as well as mains के लिए भी जो है important साबित होंगी. Right? What are these? सबसे पहले कि ये जो अमेंडमेंट आई है अब 2021 की, what are the various changes that it brings about, right? So there are 4 key changes that this amendment has brought about. तो इन चारों चीज़ों के बारे में कौन सी चीज़ों से ये डील करती हैं, किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करती है, हमें जानने की ज़रूरत है. Very importantly, ये जो अमेंडमेंट है also brings about a change in what? In the representation of people acts, जो दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं of 1950 and 1951. नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से is the analysis of certain controversial issues that have been included in this amendment. Right? The same issue has been lauded by a number of scholars and practitioners, including the former CEC S.Y. Qureshi, whereas on the other hand, जो opposition के कुछ leaders हैं, कुछ activists हैं, कुछ scholars हैं, उन्होंने इसी development को बहुत ज़्यादा criticize भी किया है. ठीक है, तो ऑफन हमें समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, बट क्रिटिकल असेसमेंट हम नहीं कर पाते हैं. तो ये क्रिटिकल असेसमेंट भी जो है हम करेंगे कीपिंग इन माइंड आपका means which can also often contribute to understanding the larger issue and the way that it is being dealt with in the Indian polity. Right? So now let's look at the entire issue. तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए. जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने दिसंबर 2021 में पास किया द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट ऑफ 2021 इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड अगले ही दिन इन द राज्यसभा, एज वेल एज अमेंड किया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एंड 51. नाउ व्हाट आर द की चेंजेस जो कि ये लेके आए हैं. तो पहला की चेंज जो कि जरूरी है यहां पे जानना इज विद रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डेज जब यू कैन एनरोल एज अ वोटर. Right? Now, a number of you might be very young students, right? You might be, students right out of college, etc. अब हमें पता है कि 18 साल की उम्र पे हम एलिजिबल हो जाते हैं टू कास्ट आवर वोट, बट हमें एनरोल करना पड़ता है, अपना नाम जो है इलेक्टोरल रोल में डलवाना पड़ेगा, अपना वोटर ID कार्ड बनाना पड़ेगा, एंड इट इज ओनली पोस्ट दैट वी कैन गो एंड कास्ट आवर वोट. Now, with respect to this, what happens is that originally in the Representation of People Act of 1950, इसके अंडर एक बहुत ही crucial section है which is section 14B. अब ये क्या बोलता था, ये डिक्लेयर करता था January 1st of that particular year to be the qualifying date. तो इस साल पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं कि हाँ जी मैं जो है 18 साल की अब हो गया हूँ या हो गई हूँ एंड आई एम क्वालिफाइड टू बी अ वोटर, सो यू प्लीज इंक्लूड माई नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ इमेजिन कीजिए दैट इन अ पर्टिकुलर ईयर, right, suppose कीजिए that there is a child right now and that child maybe turns 18
in 2050. Now if the original act was to be followed, suppose करो कि इस बच्चे का बर्थडे जो है अगस्त के अंदर होता है, राइट, अगस्त के अंदर होता है. Now what happens is कि January 1st 2050 में तो अगर है ना, अगर बेसिकली आप प्रीसीडिंग ईयर में आप यू टर्न्ड 18 तो यू कैन गो अहेड एंड एनरोल. बट इन द सेम ईयर आप इमेजिन कीजिए कि सितंबर में इलेक्शंस हैं आपके स्टेट में एंड अगस्त में आप 18 ईयर्स के हो गए. नाउ यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड एनरोल योरसेल्फ एज अ वोटर नो मैटर हाउ इंटरेस्टेड यू माइट बी इन वोटिंग फॉर दो स्टेट इलेक्शंस. सो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम दैट द पीपल हैड टू face, right, that the person जो कि 18 साल के हो गए हैं after January 1st, they could only enroll in the as a voter the next year जब January 1st को दोबारा खुलेगी. तो एक ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिफॉर्म था that the ECI had been suggested and which has been brought into place by this amendment, that is it increases the number of qualifying dates for revision of electoral rolls. So now instead of once a year, which was only on January 1st that particular year, now 3 more dates have been included. What are these 3 other dates? These are 1st of April, 1st of July and 1st of अक्टूबर. सो नाउ कुल मिला के आपके पास 4 डेट्स हो गई बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जनवरी 1st, देन अप्रैल 1st, जुलाई 1st एंड लास्टली अक्टूबर 1st. सो ऑन एनी ऑफ दीज 4 डेट्स, राइट, तो आपका बर्थडे जब भी आ रहा है आप जाके एनरोल कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल द सेम चाइल्ड नाउ जो कि अगस्त के अंदर 18 साल का होगा, वो अक्टूबर 1st को जाके, राइट, ऑब्वियसली सितंबर के इलेक्शंस के लिए शायद वो तभी वोट नहीं कर पाए, बट इमेजिन कीजिए दिसंबर में जनरल इलेक्शंस भी हैं, राइट, उस साल, राइट, यू कैन जस्ट हाइपोथेटिकली, तो एटलीस्ट अक्टूबर में जाके वो एनरोल कर सकते हैं एंड सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो. ठीक है, तो नाउ इंस्टेड ऑफ 1 डेट देयर विल बी 4 डेट्स जिन पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड एक रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो हो पाएगी, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द अमेंडमेंट. बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज है जो कि ऐड की गई है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, नाउ दिस इज द इशू जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी, काफी डिबेट जो है आ गई है, एंड दिस इज द लिंकेज ऑफ वोटर आईडी विद आधार कार्ड. तो पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कि आखिरकार हो क्या रहा है, और इसकी क्रिटिकल असेसमेंट हम एंड में करेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द क्लॉजेस. नाउ यहाँ पे इनका क्या मानना है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं, राइट, नाउ अब क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए सबसे बड़ी एक क्या चीज है, सबसे बड़ी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं, राइट, आप सबको एक एक वोट एक वोट जो है ग्रांट किया जाता है कि जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं वो अपना वोट जो है ढंग से कास्ट कर पाए, किसी भी तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो रही हो, कोई भी इंसान जो है 2 से ज्यादा वोट्स ना डाल रहा हो, या ऐसा ना हो रहा हो समवन हैज पास्ड अवे एंड कोई उनके वोटर आईडी कार्ड पे जाके जो है बोगस वोट्स डाल रहा हो, राइट. तो इस तरह की चीजें जो है कई बार हो जाती हैं. अब ये जो लिंकेज है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ये क्या रिक्वायर करता है कि जो वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो रिक्वायर कर सकते हैं कि फॉर एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपना नाम इंक्लूड करवाना है इन वोटर्स लिस्ट प्लस द प्री एग्जिस्टिंग वंस ऑल्सो, वो सबमिट करें अपना आधार नंबर एंड उनका वोटर आईडी जो है अब आधार से लिंक हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द पॉइंट, वोटर आईडी कार्ड तो आपको मिलता ही है, तो आधार के साथ लिंकेज क्यों करवाना है? Now the idea behind is to prevent this sort of duplication, these sort of identity thefts जो कि कई बार हमारे इलेक्शंस को मार कर देती हैं. तो आधार के थ्रू, राइट, विच इज बेस्ड ऑन योर फिंगरप्रिंट्स, योर रेटिनास, या इन सब के बेसिस पे है, तो क्या होगा, आप वेरीफाई कर पाएंगे द आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स को बाय लिंकिंग योर वोटर आईडी टू आधार डेटाबेस, जिसके थ्रू जो है आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स मिल गए हैं, राइट. ना वेरी इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट का मानना है कि जो कुछ ये इंपॉर्टेंट इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं ऑफ बोगस वोटर्स, राइट, किसी और के आईडी कार्ड पे आप वोट करने चले गए, राइट, नॉन सिटीजन्स को जिनको इंक्लूड कर लिया गया है रॉन्गफुली एज वोटर्स, या फिर कुछ जो डुप्लीकेट वोटर आईडीज एग्जिस्ट करते हैं, एक ही इंसान के पास मल्टीपल आईडीज हैं, इन सबको रूल आउट करने के लिए, वीड आउट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है. Now importantly in this scenario, one thing to be remembered
इज कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो आधार केस के अंदर जो जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप सिर्फ अगर आप वेलफेयर स्कीम्स या कुछ सब्सिडीज जो एक गवर्नमेंट बेनिफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अगर आप उनको अवेल कर रहे हैं, आपको मैंडेटरीली अपना आधार बनाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द यूजेज ऑफ आधार वाज सपोज्ड टू बी कंप्लीटली वॉलंटरी इन नेचर। And because of that judgment, even this linkage of the voter ID card to Aadhaar is said to be voluntary in nature to the extent कि आप क्या करेंगे कि एक पर्सन जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि हम आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास आधार नहीं है या फिर आप अपने आधार को लिंक नहीं करवाना चाहते, ठीक है, या फिर से उनके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन से आए थे या उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं हुई आधार बनाने की, तो उस बेसिस पे उनको उनका वोटर एनरोलमेंट डिनाई नहीं किया जा सकता। हाउएवर ये इंक्लूजन तभी पॉसिबल है अगर जो कंसर्न्ड पर्सन है इज एबल टू फर्निश आधार कि मेरे पास आधार नंबर नहीं है बिकॉज ऑफ अ सफिशिएंट कॉज। और ए सफिशिएंट कॉज क्या होगा? दिस विल बी अ लिस्ट ऑफ कॉजेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। तो उन्होंने सपोज कीजिए 10 कॉजेज की लिस्ट बता दी कि दिस इज अ सफिशिएंट कॉज कि अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया के कारण आपके पास आधार नहीं है या आप आधार को नहीं लिंक कर पा रहे हैं तो हम आपको इंक्लूड कर लेंगे। बट अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, कोई और ही आपका रीजन है, कोई रैंडम बहुत ही डिस्क्रेशनरी रीजन है, तो आपको जो है मैंडेटरीली लिंक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वॉलंटरीली अगर कोई पर्सन इन कंडीशंस को के कारण जो लिस्ट आउट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फ्यूचर, राइट, उनके कारण इनसफिशिएंट कॉजेस के कारण जो है आधार को नहीं लिंक कर पा रहा है, तो ऐसे पर्सन जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखा सकते हैं, राइट। एनीथिंग एल्स, आपका राशन कार्ड हो गया, कुछ और हो गया, जो भी है आपके पास, आप उसके थ्रू जो है अपने आप को इंक्लूड करवा सकते हैं इन द इलेक्टोरल रोल, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इसकी हम क्रिटिकल असेसमेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है एस्पेक्ट है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक जो प्रोविजन आया है इज विद रिगार्ड टू जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस। नाउ दिस कंसर्न्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज सेक्शन 60 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्संस एक्ट ऑफ 1950। अब आपने काफी बार जो है एक पोस्टल बैलेट के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो सेक्शन 60 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्संस एक्ट का, ये पोस्टल बैलेट अलाउ करता है टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्संस, राइट। सो फॉर एग्जांपल सर्विस क्वालिफिकेशन होती है पीपल। अब जैसे कि आप इमेजिन कीजिए किसी के फादर मदर या कोई भी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में हो। अब आर्म्ड फोर्सेस में तो जहाँ पे आपका घर है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप जरूरी नहीं वहाँ पे हो, आपकी तो कहाँ पे जो है आपकी ट्रांसफर हो जाती है, आपकी वहाँ पे जो है आपको अपनी ड्यूटी निभानी होती है। आप CRPF में होते हो, बहुत सारे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है जिसके कारण आपकी ट्रांसफर हो जाती है, राइट। तो इन चीजों के कारण जो ये सर्व कर रहे हैं, ये जो एम्प्लॉयज है ईदर इन द फोर्सेस और इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको अलाउड है कि देखिए अगर तो आप इन पर्सन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के दौरान मौजूद हैं, यू कैन गो अहेड एंड वोट इन पर्सन। इन केस यू आर नॉट देयर और अब गवर्नमेंट ड्यूटी पे कहीं और पे है, कहीं और किसी और जगह है, तो यू कैन सेंड इन योर वोट बाय पोस्टल बैलेट। इनफैक्ट कोविड-19 के चलते हुए तो मल्टीपल न्यू थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन वेरियस स्टेट इलेक्शंस एज वेल, ठीक है, जहां पे अलाउड था से 80 ईयर्स से ऊपर जो लोग हैं, राइट, वो जाके जो है अपना वोट पोस्टल बैलेट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। इस एज लिमिट को और रिड्यूस कर दिया गया था क्योंकि कोविड के कारण नाउ पीपल हु वर अबव 60 दे वर आल्सो बिकमिंग वेरी वेरी वल्नरेबल, राइट। तो उन्होंने एक और चीज क्या ऐड कर दी कि दोज हु आर ओवर से 65 ईयर्स ऑफ एज या फिर कोई जो है कोविड-19 के पेशेंट है, राइट, ऑब्वियसली अब वो इतनी ज़्यादा जो है कंटेजियस डिजीज है, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू कम स्टैंड इन क्यूज क्योंकि वो तो आइसोलेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट भेज सकते थे। नाउ चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि जो सर्विस क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज थे उनको तो पोस्टल बैलेट अलाउड ही था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन एक्ट क्या कहता था कि द वाइव्स ऑफ सच पर्संस जो कि सर्विस क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, ये भी पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट कास्ट
कर सकती हैं। नाउ दिस वाज सीन एज बीइंग वेरी वेरी जेंडर बायस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि एक वुमेन एम्प्लॉय हो जो कि ट्रांसफरेबल उसमें हो, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में या फोर्सेस में हो, और उनके हस्बैंड उनके साथ जा रहे हो, तो क्या उनके हस्बैंड को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, राइट? अब तो हम देख रहे हैं विमेन हैव ऑल्सो वन द राइट टू बी एक्टिव कम्बैटेंट्स। एक तरह से पहले वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो है अलाउड होती थी, राइट, नाउ एज फुल टाइम एम्प्लॉयज इन द आर्म्ड फोर्सेस। सो व्हाइल सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग, दिस वाज अनदर प्रोविजन दैट sought to be changed, and so now this term has been made gender neutral instead of wife. ये amendment wife के term को replace कर देता है with spouse in both the acts. तो अब जो है spouse as in चाहे वो wife हो या वो husband हो, वो भी अपना वोट जो है postal ballot के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक थोड़ा एक तरह से प्रोसीजरल स्टेप है ऑफ रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रीमाइसेस फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। अब इलेक्शंस कराए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे कराए जाते हैं, तो जो 1955 का हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये परमिट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रिक्विजिशन कर सकती है कुछ प्रीमाइसेस को जिनकी जरूरत पड़ सकती है फॉर बीइंग यूज्ड एज पोलिंग स्टेशंस, राइट? सो फॉर एग्जांपल स्कूल्स में होते हैं, है ना, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में हो सकते हैं, कोई और गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो रहे हैं, राइट? तो क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अब जरूरत है, हमने यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाना है, तो वो रिक्विजिशन कर सकते हैं कि अच्छा ये जो प्रीमाइस है, ये जो कमरा है या ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे पोलिंग बूथ सेटअप होंगे, तो यहाँ पे पोलिंग बूथ, स्टोरिंग ऑफ बैलेट बॉक्सेस आफ्टर द पोल हैज बीन कंडक्टेड, ये सब हो सकता था। अब ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली क्या करती है, ये एक्सपैंड कर सकती है द पर्पसेस जिनके लिए ये जो प्रीमाइसेस है रिक्विजिशन कराए जा सकते हैं, एक तरह से बुक कराए जा सकते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? सो फॉर एग्जांपल काउंटिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए ईवीएम्स की, राइट, जो आपकी ईवीएम मशीन्स हैं, या फिर पोल रिलेटेड कोई जो मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए, या फिर अकोमोडेट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पोलिंग पर्सनल को, जो कि क्रूशियल है फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस इलेक्शंस। ठीक है, तो ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है जो कि लाया गया है। बाकी तीन चेंजेस जो है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है ना। बाकी तीनों में भी हमने देखा वाइफ टू स्पाउस एंड सिमिलरली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेट्स जहां पे इलेक्टोरल रोल्स जो है रिवाइज होंगे, दे आर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, राइट? जनरली सबको ही एक्सेप्टेड है, सभी जो है देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा काफी प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो कि लाए जा रहे हैं। इट इज द सेकेंड वन, दैट इज लिंकेज ऑफ द आधार विद द वोटर ID कार्ड, that has led to a number of debates and controversies including in the parliament as well. There are certain oppositions, there is a lot of opposition to this amendment, particularly this clause of the amendment, and ये जो opposition है दोनों ही substantive as well as procedural grounds पे आए। Substantive as in the changes that it is seeking to make, and procedural as in the way in which this amendment was pushed through. अब opposition parties as well as activists किस चीज पे जो है सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं? द लिंकेज, राइट? लिंकेज पे क्यों हल्ला कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जो आधार एंड वोटर ID की लिंकेज है ये वायलेट करता है इंडिविजुअल प्रिवेसी को बाय मैंडेटिंग कि आप अपने आधार को, विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनल डिटेल्स, एंड आपका आधार जो है जैसे कितने सारी चीजों के साथ लिंक्ड होता है, आपके सोशल मीडिया पे, आपके फोन नंबर से, राइट? मेनली आपके फोन नंबर से, फोन नंबर आप सोशल मीडिया अकाउंट पे देते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ, देयर इज एन एंटायर चेन दैट दे मेक, राइट? तो ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ योर प्रिवेसी, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी जो पुट्टस्वामी जजमेंट थी, पुट्टस्वामी जजमेंट में जब उन्होंने प्रिवेसी को इंटरप्रेट किया था, वन ऑफ द बेसिक things that was included in the notions of privacy was also informational privacy। पहली चीज कि मेरी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कहां पे जा रही है, किसको जा रही है, किस पर्पस के लिए जा रही है। एंड सेकेंडली वाज आल्सो privacy from state surveillance, राइट? ना ऑन दीज ग्राउंड्स ये अपोज कर रहे हैं कि इन दोनों ही चीजों को वायलेट करता है ये लिंकेज। साथ ही में इनका मानना है कि ये एक और जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी विद रिगार्ड टू यूजेज ऑफ आधार, दी आधार जजमेंट, ये उसके अगेंस्ट भी जाता है। जैसे कि हमने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप सिर्फ मैंडेटरी कब कर सकते हैं? जब आप अवेल कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियल या वेलफेयर बेनिफिट्स जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड है। वो बोलते हैं कि अब आप वोटर ID कार्ड से इसको लिंक करके अननेसेसरीली जो है आप एक एडेड चीज आधार के साथ जोड़ रहे हैं।
Thirdly and very importantly ये कहते हैं it might also lead to large scale deletion of names. अब ऐसा तो है नहीं कि आधार कार्ड का जो डेटा है that is absolutely clean, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके अंदर कोई डिलीशंस नहीं है, उसके अंदर कोई डाटा मिसिंग नहीं है, राइट? तो ऐसी तो कोई चीज है नहीं जो कि क्लियरली हमको बताता है कि हमने पूरा ही टेस्ट किया हुआ है, आधार कार्ड का डेटा इज परफेक्ट, राइट? तो ऐसा भी नहीं है। तो अब इसकी गड़बड़ी के कारण अगर किसी का वोटर आईडी चला गया, राइट, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए तो ये कितनी एक शेमफुल बात है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली दे ऑल्सो रेज क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू द वॉलंटरी नेचर जो कि इन्होंने बोला गया है। व्हाई? बिकॉज दे से एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट सेइंग दैट इट्स कंप्लीटली अप टू मी कि मैं लिंक करवाना चाहती हूं या नहीं चाहती हूं। इट डिपेंड्स ऑन कि सिर्फ अगर तुम्हें वो सेट ऑफ रीजन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, अगर तुम्हें उनमें से किसी को फुलफिल करती हूं, देन I can opt out. If I am not fulfilling any of those criteria to be included in the electoral rolls, मेरे को mandatorily अपना आधार कार्ड जो है देना ही पड़ेगा। Last and very important is the issue of profiling of voters, right? Profiling of voters. अब क्या है? दो इसके सिनेरियोज हैं, ठीक है। एक सिनेरियो है से फॉर द मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि आधार कार्ड्स के थ्रू वेरियस सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स जो हैं उनको अवेल कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है ये सारा डेटा उनके पास आ जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि अच्छा कौन सी जो है किस तरह की सब्सिडी या किस तरह का वेलफेयर स्कीम जो है लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, मे बी दिस इज द स्कीम दैट सॉर्ट ऑफ मूव्स पीपल द मोस्ट। सो शायद वो उसी के बेसिस पे जो है कैंपेन करके लोगों को मोल्ड सकते हैं टू वोट फॉर देम, राइट। अनदर थोड़ा जो ज्यादा फार फेच्ड है जो कि कई लोग एक्टिविस्ट भी पॉइंट आउट कर रहे हैं इज द फैक्ट कि आधार नंबर जो है आपके फोन नंबर से लिंक्ड है, फोन नंबर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड है, तो ये इनडायरेक्ट चेन के थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स के वाया भी वेरियस प्राइवेट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स जो है कलेक्ट की जा सकती है, विच कैन लीड टू अनदर कैम्ब्रिज एनालिटिका लाइक इंसिडेंट, बट दिस टाइम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज आधार से हमको ये सब डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी जो एक इशू है ये पॉइंट आउट किया गया है। नाउ देयर आर सर्टेन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक केस स्टडी, एक एग्जांपल की तरह मैं प्रेजेंट करूंगी। अब ऐसी बात नहीं है जो आया है आइडिया कि आप लिंक कर दो आधार को विद वोटर आईडी कार्ड, कब से बोल रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या कभी ये हुआ है? तो हाँ जी, एक बार ऐसी कोशिश की गई थी स्टेट इलेक्शंस में 2018 में, जहां पे जो डेटा यूज किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन टू क्रिएट इलेक्टोरल रोल्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश प्रोवाइड किया गया था बाय द स्टेट रेजिडेंशियल डेटा हब। अब ये जो स्टेट रेजिडेंशियल डेटा हब है, इनको डेटा कौन देता है? UIDAI देता है। UIDAI कौन है? जिसने हमारे आधार कार्ड बनाए हैं, ठीक है। और इसको फर्दर क्यूरेट किया था आपके स्टेट गवर्नमेंट ने। अब एक्टिविस्ट का मानना है दैट बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज, जहां पे आपका आधार डेटा SRDH में आया, SRDH का डेटा जो है इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो है यूज किया गया, तो एक्टिविस्ट कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस लैक्स ऑफ वोटर्स वर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन तेलंगाना इन 2018। इनफैक्ट सेवरल रेजिडेंट्स का तो ये भी मानना था कि बिकॉज आधार वाला डेटाबेस इन्होंने यूज किया टू मेक इलेक्टोरल रोल्स, सेवरल पीपल जिनके पास वोटर आईडी कार्ड्स भी थे उनका नाम भी इंक्लूड नहीं किया गया था। इनफैक्ट एक RTI रिस्पॉन्स के थ्रू पता चला कि जब ये डेटा दिया गया था टू मेक इलेक्टोरल रोल्स, अनदर एक्सरसाइज वाजंट कंडक्टेड कि चलिए आपने आधार के बेसिस पे डेटा इकट्ठा करा लिया, लेट्स corroborate it। तो चलिए मेरे पास ये लिस्ट है ऑफ डेटा, आई कैन डू अ डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज टू मेक श्योर कि मेरे पास ये जो डेटाबेस में डेटा आया है ये करेक्ट है, राइट। तो एक्टिविस्ट ने बोला दैट इवन द आधार डेटा हैज अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, इट हैज अ नंबर ऑफ omissions, it has a number of people missing, and because of this there were repercussions in Andhra Pradesh as well as Telangana। तो ये बोलते the similar thing will also end up happening in the entire country if इस तरह की एक straight forward linkage जो है की जाती है। Now apart from this, very importantly, Subhasis Banerjee and Subodh Sharma also provide certain very critical points in criticism of the same। Now the first thing they say, वोट कौन डाल सकता है? वोट एक सिटीजन जाके डाल सकता है, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन वो तो वोट नहीं डाल सकते। अब ये कहते हैं बाय लिंकिंग आधार टू वोटर आईडी कार्ड, आप कह रहे हैं कि नॉन सिटीजन्स भी जो वोटर आईडी के अंदर एनरोल्ड है, इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल्ड है, हम उनको वीड आउट कर पाएंगे।
Now Banerjee and Sharma raise a very critical point. They say that time and again आधार के साथ आपने ये बोला था कि आधार is not a proof of citizenship, बल्कि it is only a digital identity for the residents. ठीक है, तो अगर आप resident 182 days, अगर आप citizen भी नहीं है, अगर आप सिर्फ एक resident है, आपका आधार कार्ड बन सकता है. तो किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं कि आधार कार्ड के थ्रू हम इन नॉन सिटीजन को वीड आउट कर देंगे? Then another important reason that is pointed by them, another critical assessment. They say now according to various public statements जो कि गवर्नमेंट ने दी है, आधार किस लिए था? सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो है यूज करा जाना चाहिए था, एंड बट नॉट एन एड्रेस प्रूफ. ठीक है, ये एड्रेस प्रूफ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है. ठीक है, कि मैंने जो है अपना फिंगरप्रिंट दे दिया, मैंने अपना रेटिना स्कैन करा लिया, बट एड्रेस जो है ये एड्रेस का प्रूफ नहीं है. इवन दो टाइम लगे हम आधार को ही ले जाते हैं कि हमारा रेजिडेंस प्रूफ कर लीजिए, बट एक्चुअल में दिस वाज नॉट मेंट टू बी, राइट. इन कॉन्ट्रास्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स है ऑफ 1960 जो कि आरपीए एक्ट के तहत बनाया गया था, ये स्टिपुलेट करता है कि एड्रेस इज अ की इंडेक्स फॉर इलेक्टोरल रोल्स. बिकॉज आखिरकार इफ यू आर एलिजिबल टू वोट से इन अ स्टेट इलेक्शन, जरूरी है कि आप वहां की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो. ठीक है, तो इसलिए आपका एड्रेस तो कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप वोट डालना चाहेंगे वहां के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स है ये, राइट. तो इसलिए कहते हैं कि एड्रेस के लिए शायद आधार शुडंट बी द वे टू गो. नेक्स्ट दिस है कि ये जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वोटर्स लिस्ट का एंड आधार का कंप्लीटली डिफरेंट होता था. आधार क्या है? आधार में होता था आप वेरियस डॉक्यूमेंट्स ले गए, राइट. बैंक में होता था जहां पे भी एनरोलमेंट होती थी, आप वहां पे ले जाते थे इंट्रोड्यूसर सिस्टम के सामने, फिर आपके स्कैन्स हो जाते थे, बन जाता था आधार कार्ड. ऑन दी अदर हैंड वोटर एनरोलमेंट के अंदर बहुत सारी फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी, हाउस विजिट्स होती है बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फिर रिप्रेजेंटेटिव, राइट. तो वो घर पे आते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं और फिर आपको वोटर ID कार्ड मिलता है. इनफैक्ट इन सर्टन एरियाज तो जो आपके पोलिंग बूथ पे ऑफिसर्स होते हैं उनको भी अलाउड होता है दैट इन सर्टन मींस आप रेजिडेंस एंड एज का क्राइटेरिया देख के लोगों को डिसाइड कर ले, ताकि इवन द मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के जो लोग हैं वो भी वोट अपना बना पाए, वोट कास्ट कर पाए, वोटर ID बना पाए. तो ऑन दिस ग्राउंड्स आल्सो देयर आर न्यूमरस इश्यूज. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो पॉइंट आउट किया गया था इशू कि कोई पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है जो कि बता पाए कि हाँ जी बड़ा ही बढ़िया डेटा है आधार का, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई इसमें ओमिशन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है. ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई स्टडी की है, ना कोई और पब्लिक ऑडिट हुआ है. सो देयर इज नथिंग टू प्रूव द फैक्ट कि वोटर ID कार्ड के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स है एंड आधार एकदम क्लीन है. ऐसा कोई ऑडिट नहीं हुआ है. लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बैनर्जी एंड शर्मा पॉइंट आउट, दे से कि वोटर्स लिस्ट इलेक्टोरल रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेरी इंपॉर्टेंट. 324 हमें बताता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑफ इंडिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑन द अदर हैंड आधार कौन मेंटेन करके रख रहा है? UIDAI जो कि पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है. तो हाउ कैन यू लिंक अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिटी कार्ड टू वेरीफाई वोटर ID जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी को सौंपी गई है, राइट. इसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विच बैनर्जी एंड शर्मा point out. Now apart from this, Vrinda Bhandari in her study also points out to a number of procedural issues. She says substantive तो बहुत सारे हैं जैसे कि हम देख चुके हैं, procedural भी बहुत issues थे कि गवर्नमेंट ने December 20, 2021 को इंट्रोड्यूस किया ये बिल, सेम ही दिन पे विदाउट एनी डिबेट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रकस लोकसभा में पास कर दिया गया. नेक्स्ट डे इट वाज पुश थ्रू राज्यसभा ऑल्सो, इवन दो अ नंबर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स वर रेजिस्टिंग इट, अ नंबर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स जो है इसके अगेंस्ट जो अपनी वॉइस उठा रहे थे, बट स्टिल इट वाजंट रियली adhered to. Then members of parliament को necessary time भी नहीं दिया गया, given the fact that it deals with elections of India which is such an important issue. उनको time नहीं दिया गया to go through the bill, to really understand it, to have a proper debate कि क्या इसका impact हो सकता है, क्या amendment सारी ठीक है, क्या इसके अंदर changes लाए जा सकते हैं. Next very importantly, even though बोला गया कि आप division of vote कराइए दोनों houses में, ये लॉ किसके थ्रू? सिर्फ वॉइस वोट के थ्रू जो है पास कर दिया गया था, राइट. एंड इसके बेसिस पे कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसका वेरी एथॉस है कि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स डिबेट डिस्कस प्रॉपर कंसर्न्स को हाईलाइट कर सके, आपने इनमें से किसी भी चीज को जो है फॉलो नहीं किया है.
However, despite these obvious criticisms, जैसे कि मैंने बताया था, there are numerous scholars including पास्ट हमारे जो सीईसी हैं एसवाई कुरैशी, जिनका मानना है कि लॉन्ग स्टैंडिंग ये ईसीआई की एक रिकमेंडेशन थी एंड ये जो लिंकेज है विल एंड अप हेल्पिंग इन डी डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स। हाउएवर वो इनका एक वो चीज है, वो कहते हैं जो आपने वॉलंटरी ऐड कर दिया ना, हाउ डू यू डील विद दैट, आई डोंट नो। ठीक है, कि वॉलंटरी कौन होगा, किसके लिए होगा, किस तरह से आप वेरीफाई करेंगे, दैट आई डोंट नो। Next, he also says that the government can't stop at only these couple of electoral reforms. In fact, there are a number of other more important reforms that should also see the light of the day. One of these important reforms that everyone should remember is about common electoral rules, right? तो electoral rules जो बनाने का प्रोसीजर है, जो हमने बात की थी पहले, किसके अंडर है? रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स ऑफ 1960, जो कि आरपीए एक्ट के अंडर आता है। अभी क्या है, प्रेजेंट डे के अंदर वी हैव सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड आपकी जो लोकल बॉडीज है, राइट। जो लोकसभा के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल है, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल रोल है, एंड आपकी जो पंचायत इलेक्शंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। नाउ एसवाई कुरैशी सेज दैट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। नाउ व्हेन यू लुक एट लोकसभा एंड विधानसभा के इलेक्टोरल रोल्स, उनको कौन मेंटेन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेयरएज जब हमारे पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात हो रही है, उनके इलेक्टोरल रोल्स आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हैं वो बनाते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद ऑप्शन है कि या तो आप ईसीआई द्वारा बनाए गए रूल्स उनको एक्सेप्ट कर लो या अपने खुद के बनाओ। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तो अडॉप्ट कर लेते हैं जो ईसीआई बनाता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो कि जिनके स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्टोरल रोल जो है बनाते हैं। सो यह स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, असम, अरुणाचल, नागालैंड एंड द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ एसवाई कुरैशी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अकर इन योर लोकल बॉडीज के इलेक्शंस। टीचर्स जाते हैं बनाने वोट, राइट। पहली चीज तो हाफ ऑफ द टाइम्स दे डोंट फील लाइक वर्किंग, वो कहते हैं, तो क्या होता है वो प्रॉपर्ली असेस नहीं करते हैं। देन ऑफन जो कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हो रहा होता है क्योंकि लोकल टीचर्स ही होते हैं, दैट ऑफन गेट्स रिप्रोड्यूस्ड इवन इन द इलेक्टोरल रोल्स, जहां पे वो काफी मार्जिनलाइज लोगों को कई बार इंक्लूड भी नहीं करते हैं। सो टू डील विद ऑल दीज इश्यूज एसवाई कुरैशी सेज दैट यू हैव अ कॉमन इलेक्टोरल रोल। इनको इकट्ठे रिवाइज कीजिए, इकट्ठे अपडेट कीजिए हर साल, बिकॉज ऐसे करने से आपके तीनों टीयर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर किए जा सकते हैं। साथ ही में कहते हैं इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन जॉइंट इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर सकते हैं कि किस तरह से कॉमन रूल्स प्रिपेयर करे जाने चाहिए, किस तरह से रिवीजन होगी, किस तरह से अपडेशन होगी। एंड क्योंकि डिफरेंट इलेक्शंस डिफरेंट टाइम्स पे कराए जाते हैं, एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा तो क्या होगा, दे विल बी ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, कंटिन्यूसली आप ये कलेक्शन ऑफ डेटा की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, इंस्टेड मेंटेनेंस, अपडेशन, इंश्योरिंग कि कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड हर साल जो है इसको कंसिस्टेंटली आप रिफॉर्म करते जा रहे हैं, बेटर बनाते जा रहे हैं, उस पे फोकस होगा, राइट। तो इस तरह के रिफॉर्म्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटायर इशू। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन। एक दिन बाद जो है अवेलेबल हो जाती है, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीप गोइंग थ्रू इट, कीप रिमेंबरिंग दीज टास्क एंड आई एम श्योर यू विल एंड अप डूइंग वेरी वेल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।